हेलो, हम लोग नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं और इसमें सारे रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। और इसी सिलसिले में अभी आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट के बारे में। जानते हैं, देखते हैं कि गदर मूवमेंट और इसके साथ जो कामागाटा मारू का एक्सीडेंट जुड़ा हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इन दोनों इवेंट्स का इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में ये आपको देखने को मिलेगा। द गदर मूवमेंट वॉज एक्चुअली ये पूरा का पूरा अब्रॉड वाला सेक्शन हम लोग देख रहे थे, तो उसी के अंदर ये रेवोल्यूशनरी पार्टी है एंड ऑर्गेनाइज अराउंड अ वीकली न्यूज़पेपर द गदर। तो एक वीकली न्यूज़पेपर होता था जिसका खुद नाम होता था द गदर। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पे है, यूएसए के अंतर्गत है। तो आप अगर यूएसए का मैप देखोगे और वहाँ पे वेस्टर्न साइड में जाओगे, देखोगे कैलिफोर्निया के आसपास, ठीक है, तब आपको वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को दिखेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, रामदास पुरी एंड तारकनाथ दास। अब यही लोग मिलकर के दो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे क्लब बनाते हैं, जिसे आप कह सकते हो, या फिर समिति बनाते हैं, संस्था बनाते हैं यूएसए के अंदर। उस समय कनाडा और यूएसए, चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का मैप बनता है, कोई रफली ऐसे बनता है, तो वहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यूएसए का जो मैप है वो आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कनाडा है एंड देन ये यूएसए है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वनक्योर आइलैंड है और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट जगहों पर जो सोहन सिंह भकना है, लाला हरदयाल हैं और रामदास पुरी हैं, तारकनाथ हैं, ये कुछ संस्थाएं बनाते हैं, जैसे स्वदेश सेवक होम। क्या है? स्वदेश सेवक होम, जो वनक्योर आइलैंड में बनाई जाती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइलैंड है कनाडा का, आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कनाडा में जो भी पेपर पल्प इंडस्ट्री है वो वनक्योर में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, डेवलप है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस को सियाटल में बनाया गया था। अब ये सियाटल कहाँ पर है ये भी देख लेना चाहिए हमें। सियाटल यहाँ पर है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सियाटल यूएसए में यहाँ पर दिखेगा आपको, और वनक्योर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो वनक्योर में क्या बनाया गया था, ऊपर यहाँ पे मैंने एक लिखा है, वहाँ पर स्वदेश सेवक होम बनाया गया था। और यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में बनाया गया था, जो यूएसए में है, जहाँ पर दो मैंने लिखा हुआ है। गदर के प्रोग्राम क्या थे? इनका मेन प्रोग्राम था कि असैसिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं उनके असैसिनेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद में पब्लिक रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, जो रेवोल्यूशनरी लिटरेचर हैं उनको बढ़ावा देना है, उनको लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेचरी है उसके बारे में। वर्क अमॉन्ग इंडियन ट्रूप्स, जो भारत के ट्रूप्स विदेशों में हैं, भारत के सैनिक हैं, उनके बारे में उनसे मिलना है, उनको बताना है सच्चाई। और प्रोक्योर करना है आर्म्स एंड एम्युनिशन। और भारत में ये सब चीज़ें करने के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी आएगा। और इससे पहले जैसे कि हम लोग डिटेल में देखा भी था कि किस तरह से जिम्मरमैन प्लान इससे पहले वाले वीडियोस में एक्टिव रहता है। जिम्मरमैन प्लान का मतलब ये होता है कि विदेशों में बर्लिन कमेटी से मिल करके भारत में क्या किया जाए। उस समय बाघ जतिन होते हैं और भारत में युगांतर पार्टी होती है, रास बिहारी बोस होते हैं। इन लोगों से मिल करके ढेर सारा यहाँ पे असैसिनेशंस कराए जाएं, न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाएं और एक आर्म्ड रेवोल्यूशन किया जाए। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसके बाद में देखो, लाला हरदयाल, भाई रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद। ठीक है, तो ये जो नाम मैंने अभी किए हैं, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद, ये अगेन दो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं ये लोग मिल करके। अच्छा देखो, ये यूएसए और कनाडा में जो भी आपको पता है, सिख लोग जाते थे ज़्यादातर, हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाते थे। कोई रोजगार की तलाश में जाता था, कोई अंग्रेज उसे काम कराने लेके जाते थे, प्लांटेशन है, एग्रीमेंट साइन करा करके, जिसे बाद में ग्रिमिटिया मजदूर कहते थे।
तो यही वो सारे वर्कर्स हुआ करते थे जिनके बीच में जो ये भारत के लाला हरदयाल और भगवान सिंह जैसे लोग जा कर के उन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दो इवेंट आगे चल के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जिन्होंने गदर मूवमेंट को बल दिया। वो था कामागाटा मारू इवेंट और दूसरा था आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तब भी जो गदर मूवमेंट करने वाले लोग होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो सोचते हैं कि इसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। अब कामागाटा मारू होता क्या है एक्चुअली, ये नेम ऑफ शिप है। ये 1914 की घटना है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। होता यह है कि चूँकि सिंगापुर से एक जहाज़ चलता है और वो जाता है कनाडा, ठीक है। इसमें रेवोल्यूशनरी लोग भरे होते हैं। इनका मकसद होता है कि यूएसए कनाडा में जाना है। लेकिन चूँकि वहाँ पे कनाडा में भी जो गवर्नमेंट होती है वो किसी न किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही प्रभावित होती है। आपको पता है कि यूएसए और कनाडा भी कॉलोनी रहे हैं यूरोप के ही। तो वनक्योर में ये जहाज़ काफ़ी दिनों तक खड़ा रहता है और लगभग 2 महीने तक, और इनको कहाँ जाना होता है कि भाई ये वनक्योर के माध्यम से कहाँ जाएंगे, यूएसए में एंट्री लेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोपोगेट करेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी सारे निर्दोष मजदूर भी होते हैं जिनको वाकई में काम करना होता है। 1-2 रेवोल्यूशनरी बेशक रहे होंगे जिनका मकसद रहा होगा कि भारत माता की लिए आवाज़ उठाना, लेकिन जब कनाडा की जो सरकार है वो माफ़ कर देती है, आने नहीं देती है, तो ये जहाज़ फिर से क्या होता है, ये जहाज़ फिर से भारत आता है। भारत में कलकत्ता में आता है बजबज में, और जो कलकत्ता की लोकल पुलिस होती है या जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं ब्रिटिश के, उनको लगता है कि इसमें क्रांतिकारी भरे हुए हैं और जो यूएसए से आ रहे हैं। और जो लोकल ट्रेन होती है इसमें से ज़्यादातर पंजाब के लोग होते हैं, उनको पंजाब जाना होता है। बंगाल से पंजाब जाने के लिए उन्हें ट्रेन पे बैठना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन पर उनको बैठने से सब इनकार करते हैं और इसी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में गोली चलती है और लगभग 370 लोग इस पैसेंजर में होते हैं, जिसमें से 22 लोग उस गोलीबारी में मारे जाते हैं। ये सितंबर 1914 की घटना है बजबज पे। बजबज कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो जैसे ये इवेंट होता है, विदेशों तक बात पहुंचती है, तो गदर लीडर डिसाइडेड टू लॉन्च अ वायलेंट अटैक टू आउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो विदेशों में जो बैठे हैं गदर मूवमेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले, वो चाहते हैं कि अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से बेदखल करना है और यूएसए से सभी लोग भारत की ओर चल देते हैं। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट नाम है, करतार सिंह सराभा और राम रघुबर दयाल गुप्ता। क्या नाम है? ये नेम बिल्कुल आपको बिपिन चंद्रा में देखने को मिल जाएंगे एज इट इज़। ये लोग भारत में आते हैं और संपर्क करते हैं रास बिहारी बोस से एंड सचिन सन्याल से। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल का। इनके इससे पहले 4-5 वीडियोस हम इस पर एक्सटेंसिव देख चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाए जाते हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होता है एक है बंगाल, और एक बंगाल है और दूसरा है पंजाब। तो बंगाल और पंजाब के सेंटर पे रेवोल्यूशन करना होता है, लेकिन कोई जो है क्या कर देता है, अपना जैसे होते नहीं है कि विटनेस हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात रिवील कर देता है, जैसे अपने ही कभी लोग धोखा दे देते हैं और ब्रिटिश को ये बात पता चल जाती है। 21 फरवरी 1915 को डेट ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट की डेट फिक्स की जाती है और ये लोग जो पैसे जुटाने के लिए आर्म्स एंड अम्युनिशंस के लिए पॉलिटिकल डकैती करते हैं। तो डकैती भी हम लोगों ने कई प्रकार की देखी थी कि कैसे ढाका में डकैती पड़ती है, ऐसे पंजाब में भी उस समय जो भी मनी लेंडर्स होते थे या बिचौलिए होते थे उनके घर पे डकैती डाल करके पैसा ले करके और बाद में देखते हैं कि ट्रेन व्रेन भी लूटते हैं। आगे देखा जाएगा जब भगत सिंह का टाइम आएगा उस समय। तो उनका काम होता है कि फंड को रेस करना और उससे भारत में जो भी विद्रोह कराना है उसके लिए सशस्त्र चीज़ों के लिए पैसे इकट्ठा करना। और ये जो सेंटर चूज किए जाते हैं कि फिरोजपुर में हमें करना है, लाहौर में करना है एंड देन लावरपिंडी में करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं कि फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी, यहाँ पे हमें क्या सशस्त्र विद्रोह करना है। लेकिन ये मूवमेंट फेल हो जाता है ड्यू टू ट्रेचरी। कोई जो है ब्रिटिश के साथ मिल जाता है, आपस का लोग ही रिवील कर देता है
और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस समय डिफेंस ऑफ इंडिया रूल का उपयोग करती है। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इसीलिए पास किया गया था क्योंकि गदर मूवमेंट को दबाया जा सके। लगभग 45 लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाता है। रास बिहारी बोस बच करके किसी तरह से जापान जाते हैं और वो फिर इतिहास में 1939 में देखने को मिलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर के रूप में। एंड देन सचिन सन्याल जिन्होंने बंदी जीवन अपनी किताब भी लिखी थी, इनको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कर दिया जाता है। इसका एवोल्यूशन अगर किया जाए तो यही था कि ये जो मूवमेंट था मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में बात करता है विद सेक्युलर आउटलुक, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग थे और काफ़ी इनकी ऑर्गेनाइजेशन, अब इनकी तारीफ भी यही सारे शब्द मैंने कुछ लिख रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल। अगर आपको इस मूवमेंट के बारे में बखान करना है तो यही सारी चीज़ों को लिख दो कि सब बढ़िया था। अगर फेल्योर पे लिखना है तो यही सब लिख दो कि अंडर एस्टिमेटेड दीज थिंग्स एट वेरियस लेवल। लाला हरदयाल को स्पेक्ट्रम में लिखा है कि और बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि he was not a good man, I mean he was not a good organizer with respect to not good man, I'm sorry for that तो not a good organizer for this गदर मूवमेंट। तो लाला हरदयाल एक अच्छे ऑर्गेनाइजर नहीं थे, वो कई चीज़ों को फेल करते हैं समझने में आइडियोलॉजिकल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल रूप से। तो ये हो गया ऑल अबाउट कामागाटा मारू एक्सीडेंट एंड द गदर मूवमेंट।